नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जनसंख्या के अध्ययन का महत्व। मानव भूगोल में यह जानना आवश्यक है कि लिंगानुपात, जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर क्या है, व रोजगार कितने लोगों को मिला है। मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पॉइंट आता है विश्व जनसंख्या का वितरण। 2011 में विश्व की जनसंख्या 698.6 करोड़ के लगभग थी। जनसंख्या का वितरण हमें असमान देखने को मिलता है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% सतह पर बसी हुई है। इसके वितरण के जो प्रारूप हमें निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रारूप आता है अक्षांशों के आधार पर। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध व शेष 10% दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। मुख्यतः एशिया में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच व विश्व की 60 डिग्री से उत्तर अक्षांश से उत्तर में विश्व की जो 1% जनसंख्या निवास करती है। फिर एशिया में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच 50% जनसंख्या बसी हुई है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह है विकासशील व विकसित देश क्षेत्रों के आधार पर। विश्व जनसंख्या का 30/4 भाग अर्थात 3/4 भाग विकासशील क्षेत्रों में निवास करता है, बाकी 1/4 विकसित देशों में निवास करता है। विश्व जनसंख्या में विकासशील देशों का हिस्सा बढ़ा है, जिसका कारण है जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था का होना। जनांकीय संक्रमण के बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व। यह किसी क्षेत्र की संख्या व क्षेत्रफल के बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आता है इसके जो दो माप हैं, जो जनसंख्या घनत्व, इसके दो माप आते हैं। सबसे पहला है गणितीय घनत्व। किसी देश की कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहा जाता है। गणितीय घनत्व बराबर है TP/TA, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। अप्रिष्कृत विधि कहा जाता है, मतलब ये माप की सही विधि नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि कुल क्षेत्रफल में माप निकाला जाता है, पर कई या ऐसी जगह हैं जहाँ मनुष्य रहता नहीं है, जैसे तालाब हो गया, नदियाँ होगी, नहर होगी। उसके बाद आता है इकाई घनत्व। इसमें किसी देश की कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल, जो कृषि क्षेत्रफल आ जाता है, इसमें गणितीय घनत्व से अलग यही होगा कि किसी क्षेत्र या किसी देश की कुल जनसंख्या व कुल कृषि क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे इकाई घनत्व कहा जाता है। यह भी एक अपरिष्कृत विधि है, क्योंकि इसमें गैर कृषि भूमि जैसे चारागाह, वन आदि को शामिल नहीं किया जाता, तो इसे भी हम जो सही माप नहीं कह सकते। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जनसंख्या का विश्व वितरण। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आता है सघन जनसंख्या वाली। ये 3 प्रदेश माने गए हैं जहाँ 2011 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। नंबर 1 आता है मानसून एशिया। इसमें चीन, भारत, बांग्लादेश आदि आते हैं। यहाँ के कहीं कहीं जनसंख्या घनत्व जो 700 से 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। दूसरा आता है पश्चिमी यूरोप। यहाँ खनन का भी विकास हुआ है व उत्तम जलवायु के कारण जनसंख्या का अधिक संक्रमण या सांद्रण पाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, USA व जो कनाडा के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर भी भारी बसाव देखने को मिलता है। कारण है यूरोप से अटलांटिक मार्ग से आने वाले जो प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर बसे थे। उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। वे प्रदेश जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अलग लोग रहते हैं। ऐसे प्रदेश धरती का 3/4 भाग घेरे हुए हैं। इसमें 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहला उष्ण मरुस्थल, दूसरा है अति ठंडे, उसके बाद तीसरा ठंडे मरुस्थल और चौथा आता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। नंबर 3 पॉइंट आता है दक्षिणी गोलार्ध। इसमें 3 महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का जो मध्यम घनत्व देखने को मिलता है। ये 3 महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हैं भौगोलिक। इसके 4 भाग हैं। जलवायु के आधार पर भी जनसंख्या प्रभावित होती है, आकृति के आधार पर भी, और जल की उपलब्धता, जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। उसके बाद मृदा, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी वहाँ के लोग कृषि करने के लिए ज़्यादा आकर्षित होंगे। उसके बाद आते हैं आर्थिक कारक। खनिज वाले जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ भी लोग रोजगार के लिए रहना पसंद करते हैं। नगरीकरण, नगरों में रोजगार अधिक है इसलिए लोग वहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। औद्योगिकरण में भी ऐसा ही होता है, जो परिवहन है, परिवहन की अच्छी सुविधा होगी, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। उसके बाद आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें सबसे पहला आ जाता है विस्थापन। विस्थापन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई प्रकार की समस्याएं जाती हैं या भेदभाव या जातिवाद, कई तरह की बात होती है इसमें। इसके बाद आता है श्रम
धर्म का प्रवास। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट है राजनीतिक कारक। इसमें जो साइबेरिया जैसे देश है वहाँ जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाता है, उसके जो खिलाफ जो दूसरे अब जैसे चीन और भारत जैसे देश है वहाँ जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो छठा पॉइंट आ जाता है जनसंख्या वृद्धि। समय के दो बिंदुओं के जो बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं वास्तविक, इसमें जन्म व मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास की गणना की जाती है। उसके बाद आता है धनात्मक, जो दूसरा पॉइंट है यह उस समय होता है जो यह अवस्था है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ऋणात्मक वृद्धि। यहाँ जो 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए वहाँ ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है 7वां पॉइंट, जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, ये हैं 3। नंबर 1 अशोधित जन्म दर, किसी वर्ष विशेष में जन्मे जीवित जो बच्चों की संख्या उसके बटे में उस वर्ष विशेष के मध्य की जनसंख्या गुणा में 1000। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ जाता है अशोधित मृत्यु दर, वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या उसके बटे में वर्ष की मध्यवर्षीय संख्या गुणा में 1000। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रवास, यह 2 प्रकार का होता है, स्थायी व अस्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास के 2 पॉइंट है बाह्य व आंतरिक प्रवास, व अस्थायी के 2 भाग हो जाते हैं, मौसमी व वार्षिक प्रवास। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बाह्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जो किया जाता है प्रवास उसे बाह्य प्रवास कहते हैं। इसके 2 भाग हो गए, जैसे आप्रवास, विदेश में स्थायी रूप से बसना आप्रवास कहलाता है। उसके बाद आता है उत्प्रवास, अलग जो अन्य स्थान है उस पर जीवन जीने के लिए जाना उत्प्रवास कहलाता है। उसके बाद आता है आंतरिक, देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास। इसके सबसे पहला पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य के अंदर का जो प्रवास होता है उसे अंतर्राज्यीय कहते हैं। उसके बाद आता है उत्प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया प्रवास उत्प्रवास कहलाता है। उसके बाद आ जाता है 8वां पॉइंट, प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक। सबसे पहला आ जाता है प्रतिकर्ष, उसके बाद आ जाता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो होता है यह प्रवास जो मजबूरी में या बेरोजगारी आदि कारणों के कारण किया जाता है। जो अपकर्षक कारक है इसमें लोगों को जीवन की अच्छी जो सुविधाएं पाने के लिए जो प्रवास करते हैं उसे अपकर्षक कारक कहते हैं। या जो अपकर्षक कारक होते हैं उसमें लोग अच्छे जीवन की सुविधा पाने के लिए नगरों या शहरों अनेकों क्षेत्रों में जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 9वां पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। आज से 8000 व 12000 साल पहले विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी, जो ईसा की पहली शताब्दी तक 25 से 30 करोड़ तक पहुंच गई थी। 1650 में 50 करोड़ व 1750 में औद्योगिक क्रांति का जो समय था उस समय 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। आज जो विश्व की जनसंख्या है 700 करोड़ के लगभग है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट आता है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो सीमित अधिक जनसंख्या के कारण जो जंगल जल और जानवरों की जो अधिक शोषण होगा। जितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही अधिक पौधों का या जानवरों का शोषण होता रहता है। उसके बाद जो जनसंख्या संक्रमण में हमारे 11वां पॉइंट आ जाता है, जो अत्यधिक जनसंख्या होती है यह खतरनाक प्रभाव डालती है हमारे ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर। जो 11 पॉइंट बताया मैंने जनांकीय संक्रमण, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या का जो पूर्व अनुमान होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। जो पहली अवस्था है इसमें उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है, जिसका कारण है महामारी व अन्य कारण। जो दूसरा आता है वह है जो द्वितीय अवस्था है, उसमें प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च होती है वह समय के साथ घटी जाती है। यहाँ जो घटती मृत्यु दर के साथ आती है, जो यह दूसरी अवस्था है यह घटती मृत्यु दर के साथ आती है। उसके बाद जो तीसरी और अंतिम अवस्था है इसमें प्रजननशीलता मृत्यता दोनों उच्च पाई जाती हैं। उसके बाद जो 12वां पॉइंट बनता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है वह अन्य उपाय शामिल हैं इसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। उसके बाद जो 13वां पॉइंट आता है जनगणना। किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उसके जो विभिन्न आंकड़े होते हैं उसके संबंधी आंकड़े हैं उसको जनगणना कहा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका सूत्र होता है पॉपुलेशन बाय एरिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।